नमस्कार, संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग जो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा हुई है आज 16 जून 2024 को, उसमें जीएस के पेपर में भूगोल और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों की व्याख्या को समझेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे पास जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वह ए सीरीज से लिया गया है। तो ए सीरीज में ज्योग्राफी के और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में ले लिए गए हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बी, सी या डी सीरीज है तो उससे क्वेश्चंस को आप लोग मैच कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, आगामी सौर विकिरण होता है, वह लघु तरंगीय होता है और जो वायुमंडल होता है वह लघु तरंगीय सौर विकिरण के लिए अधिकांशतः पारदर्शी होता है। और जब लघु तरंगीय सौर विकिरण पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी उस विकिरण को अवशोषित करने के बाद पुनः एक विकिरण पिंड बन जाती है और उस एनर्जी को दीर्घ तरंगी विकिरण के रूप में फिर से अंतरिक्ष की ओर रेडिएट करना या विकिरित करना शुरू कर देती है। तो जो पृथ्वी के द्वारा जो विकिरण होता है वह दीर्घ तरंगी विकिरण होता है और वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये गैसेस उस दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और उस दीर्घ तरंगीय विकिरण के अवशोषण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह गलत है। स्टेटमेंट दूसरा दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसेस, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ओजोन हो गई, ये गैसें ऐसी हैं जो दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और इन दीर्घ तरंगीय विकिरण के अवशोषण से ही वायुमंडल अधिक गर्म होता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वह इसमें सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो अब इसमें से विकल्पों में हमें सर्च करना पड़ेगा। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा है, कथन के रूप में दिया गया है। तो पहला कथन दिया है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। पहले समझ लेते हैं कि जो क्षोभ मंडल है वह क्या है। जो वायुमंडल है पृथ्वी का वह कई परतों में विभाजित है। तो उस वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है या क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वह विषुवत रेखा के निकट 18 किलोमीटर के आसपास होती है और ध्रुवों के निकट होती है 8 किलोमीटर के आसपास। 8 किलोमीटर ध्रुवों के निकट। और इक्वेटर के निकट या विषुवत रेखा के निकट होती है 18 किलोमीटर के आसपास। तो लिखा है भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर के निकट 18 किलोमीटर। अगला स्टेटमेंट दिया है, भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ये बात सही है। विषुवत रेखा के निकट तापमान अधिक होता है और दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें कन्वर्ज करती हैं। तो वहाँ पर अत्यधिक तापमान की वजह से पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर संवहन धाराओं के रूप में उठती हैं और उन संवहन धाराओं के चलते ही विषुवत रेखा के निकट के क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब इसमें पूछा है, उपर्युक्त कथनों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें पहला विकल्प दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो इसमें जो पहला वाला विकल्प दिया गया है ए, वही सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहन धाराओं के द्वारा ही ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के चलते ही क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर अधिक होती है। तीसरा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वल खंडाश्मी पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। ज्वल खंडाश्मी इंग्लिश में इसे कहते हैं पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। मलबा, राख और धूल नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर के यौगिक, और नीचे पूछा है उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। कहने का मतलब है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान कौन कौन से पदार्थ इसमें से निस्सृत होते हैं, कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो ये जो चारों लिखे हैं, चारों वर्ग के पदार्थ निकलते हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी निकलता है, चट्टान का मलबा निकलता है, राख और धूलखंड भी निकलते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक भी निकलते हैं, सल्फर के यौगिक भी निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, क्लोरीन गैस भी निकलती है, जलवाष्प भी निकलती है। तो ये जो चार वर्ग दिए गए हैं चारों ही सही विकल्प हैं। तो इसमें से पूछा है उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। डी, सभी चार। इसका उत्तर हो जाएगा डी। और ये बेसिक क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। इस बार का जो पेपर आया है वह पिछली बार की तरह बहुत कठिन नहीं है। जो पिछली साल से पहले जो पैटर्न हुआ करता था, यूपीएससी ने उसी पैटर्न को फॉलो किया है इस बार। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। जनवरी माह में, ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न को पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं। समताप रेखा का मतलब होता है, समताप रेखा को इंग्लिश में कहते हैं आइसोथर्म। समताप रेखा का मतलब होता है ऐसी काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हो। पूछा है जनवरी माह के दौरान। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। उसका कारण क्या है कि जनवरी के महीने में जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध होता है वह सूर्य के सम्मुख होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान की अधिकता होती है। इसीलिए समताप रेखाएं महासागरों के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती हैं। क्योंकि जो समताप रेखाएं हैं वे महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर इसलिए विचलित होती हैं क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक होने के चलते महाद्वीपों के ऊपर समताप रेखाएं दक्षिण की ओर शिफ्ट होती हैं और महासागरों के ऊपर उत्तर की ओर शिफ्ट होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट दिया गया है, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह। पहले ही 3-4 शब्द पढ़ के समझा जा सकता है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूरा पढ़ लेते हैं। शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में लिखा है। उत्तरी अटलांटिक अपवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है। ये टाइपिंग एरर है थोड़ी सी। उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती हैं और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह, उत्तरी अटलांटिक अफवाह और गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धाराएं हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर को गर्म बनाती हैं। जिन क्षेत्रों से प्रभावित होती हैं उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं। तो ये जो धाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर प्रभावित होती हैं और उन क्षेत्रों का तापमान थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। इसलिए लिखा है, यहाँ पर लिखा है शीत और लिखा है शीतल बनाती हैं।
इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब इसमें पूछा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए, और सही पूछा था कौन से निष्कर्ष सही हैं, तो इसमें से केवल ए, पहला स्टेटमेंट सही है, ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। ये अभी कुछ समय पहले ये न्यूज़ में भी रही थी ये बात, और हिंदू में भी पब्लिश हुई थी, कई अन्य न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुई थी, और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। कोट डी आइवरी और घाना अफ्रीका महाद्वीप के 2 देश हैं, ये कोको के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। तो इस 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। अगला प्रश्न है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम पूछा है। घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी, ये चारों ही नदियां गंगा के बाएं किनारे की नदियां हैं, और इन नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा है। और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मानचित्र आधारित क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मानचित्र का ठीक से अभ्यास किया होगा वे लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, गोमती। गोमती के फिर आगे पूर्व की ओर घाघरा है, घाघरा से आगे पूर्व की ओर गंडक, और उससे पूर्व की ओर कोसी नदी गंगा में बाएं तट पर मिलती है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। पहले तो समझ लीजिए कि चट्टानों का अपक्षय क्या होता है। अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं, लिखा हुआ है वेदरिंग। वेदरिंग या अपक्षय का मतलब होता है किसी विशाल चट्टान का छोटे भागों में विखंडित हो जाना, उसे कहा जाता है वेदरिंग या अपक्षय। वेदरिंग फिजिकल रीजन से भी होती है, भौतिक कारणों के चलते भी अपक्षय की प्रक्रिया होती है, जैविक कारणों के चलते भी होती है, रासायनिक कारणों के चलते भी अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। कथन 2 लिखा हुआ है वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये बात भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कार्बोनिक एसिड बनता है। तीसरा स्टेटमेंट है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। जनरली जो वर्षा का जल होता है उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान नहीं होती है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब इसमें पूछा क्या गया है, उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। कथन 3 तो सही है ही नहीं, कट जाएगा। बी है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, बी ऑप्शन भी कट जाएगा। और इसके बाद लिखा है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है, यही विकल्प सही होगा। ना तो कथन 2 ना ही कथन 3 सही है, ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि कथन 2 सही है। तो जो बचा है विकल्प वह हो जाएगा सी। वर्षा के जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कार्बोनिक एसिड बनता है और कार्बोनिक एसिड के चलते चट्टानें जल्दी अपक्षित हो जाती हैं, जल्दी विखंडित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र या नॉर्थ सी, उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। ये भी मानचित्र आधारित प्रश्न है और इसमें से देखेंगे तो फिनलैंड की सीमा नॉर्थ सी से नहीं लगती है, जर्मनी की सीमा नॉर्थ सी से लगती है, नॉर्वे का दक्षिणी भाग भी नॉर्थ सी से लगता है, रूस की सीमा भी नॉर्थ सी से नहीं लगती है। तो इसमें पूछा है उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा
कितने पूछा है तो 2 देशों की सीमा, नॉर्वे की और जर्मनी की सीमा उत्तरी सागर से लगती है। प्रश्न है 8 और इसका उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, बी। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और 3 इसमें कॉलम दिए गए हैं। पहला है जलप्रपात, दूसरा है क्षेत्र और तीसरा है नदी। जलप्रपात दिया गया है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। क्षेत्र दिया है मालवा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर तो है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, लेकिन जबलपुर का जो क्षेत्र है या जो धुआंधार जलप्रपात का जो क्षेत्र है वह मालवा रीजन में नहीं है। इसलिए जो पहला दिया गया है जलप्रपात से संबंधित पहली जो सूचना दी गई है दोनों कॉलम्स में, ये गलत है। दूसरा है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, छोटा नागपुर क्षेत्र में है, ये बात सही है। ये जलप्रपात, उसका क्षेत्र और नदी, ये तीनों ही मैच हैं। अगला है गढ़सोप्पा जलप्रपात। गढ़सोप्पा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में सारावती नदी पर है, तो यहाँ पर लिखा है गढ़सोप्पा जलप्रपात पश्चिमी घाट और इधर नदी का नाम लिखा है नेत्रवती। नेत्रवती नदी पर नहीं है, सारावती नदी पर है। इसलिए पहला और जो दूसरा जलप्रपात से संबंधित जो जानकारी दी गई है वह मैच नहीं हो रही है। केवल जो दूसरे नंबर पर हुंडरू जलप्रपात से संबंधित जो जानकारी दी गई है उसमें तीनों कॉलम मैच हो रहे हैं। अब इसमें पूछा है उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? 1। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र का नाम दिया गया है, पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है और पर्वत का प्रकार दिया गया है। मध्य एशिया में लिखा है बॉसजेस और पर्वत का प्रकार लिखा गया है बलित पर्वत। पहले इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे, उससे पहले पर्वतों के सामान्य प्रकार समझ लेते हैं। पर्वत सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, दूसरा हो गया भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत को होस्ट भी कहते हैं। इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है? ब्लॉक माउंटेन। होस्ट भी कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। और तीसरा हो गया ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत का मतलब होता है जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के माध्यम से इस प्रकार से व्याख्या की जाती है कि जब 2 चट्टानें एक दूसरे के सम्मुख अभिसरण करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो उनके किनारे पर अभिसारी सीमा निर्मित होती है। यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है यहाँ पर। तो इन 2 प्लेट्स की टक्कर से क्या होता है कि इनके बीच की या इनके किनारे की जो चट्टानें होती हैं वे फोल्ड होकर, बलित होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं और इससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। बलित एडिट कर दीजिएगा। बलित पर्वत के अगर उदाहरण के रूप में हम लोग समझना चाहें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की टकराहट से निर्मित हुआ है और एक बलित पर्वत है। अब भ्रंशोत्थ पर्वत को भी समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये धरातल है, धरातल पहले समतल था, लेकिन विवर्तनिक गतिविधियों की वजह से अगर मान लेते हैं इसके बीच का भाग नीचे की ओर चला जाए,
बीच का भाग नीचे की ओर चला गया। तो ये जो किनारे होंगे, ये वाले जो किनारे होंगे, ये ऊपर पर्वत के रूप में खड़े रहेंगे, क्योंकि इस समतल भूमि की तुलना में इनकी ऊंचाई अधिक होगी। तो इस वजह से ये जो किनारे जो शेष बचेंगे, ये भ्रंशोत्थ पर्वत के रूप में ऊपर उठे रहेंगे। इन्हें कहा जाएगा भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत। भारत का जो पश्चिमी घाट है वह एक भ्रंशोत्थ पर्वत ही है। या ब्लॉक माउंटेन्स, और इसे होस्ट भी कहते हैं। फ्रांस जर्मनी की सीमा के निकट जो बॉस्जस पर्वत है वह एक भ्रंशोत्थ पर्वत ही है। और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। जैसे मान लीजिए ये धरातल हो गया और ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर निकलता है, और जब मैग्मा ऊपर की ओर निकलता है तो ऊपर निकलने के बाद इस तरीके से इस वाले शेप में निक्षेपित हो जाता है। और जब मैग्मा इसी शेप में जम जाता है तो यहाँ पर एक पर्वतनुमा संरचना बन जाती है इस प्रकार से। इसे कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। अब हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा है क्षेत्र, दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला का नाम, और फिर लिखा है पर्वत का प्रकार। लिखा है क्षेत्र मध्य एशिया और बॉस्जस। बॉस्जस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा के निकट है। तो ये जो मध्य एशिया लिखा है ये जानकारी गलत है। और दूसरी चीज़ है कि जो बॉस्जस पर्वत है वो भ्रंशोत्थ पर्वत है, वो एक ब्लॉक माउंटेन है, बलित पर्वत नहीं है। तो पहली पंक्ति गलत हो गई। यूरोप में आल्प्स पर्वत है, वह भ्रंशोत्थ पर्वत नहीं है बल्कि ये बलित पर्वत है। तो इसलिए दूसरी रो भी गलत हो गई। तीसरी है उत्तर अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, बलित पर्वत, ये जानकारी सही है। उत्तर अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी किनारा है, अटलांटिक के किनारे वाला, उस तटीय भाग में अपलेशियन पर्वत है, और अपलेशियन पर्वत एक बलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो तीसरी लाइन है ये करेक्टली मैच्ड है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये भी बलित पर्वत है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट और जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है उसके अभिसरण की वजह से एंडीज पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो तीसरी और जो चौथी पंक्ति है ये दोनों मैच हैं। अब इसमें पूछा है उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। 2 सही सुमेलित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। डोनी पोलो विमानपत्तन, ये अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में है, डोनी पोलो विमानपत्तन। दूसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, आंध्र प्रदेश में है। अब इसमें पूछा है हाल ही में उपर्युक्त में से किनका निर्माण, पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, हाल ही में, रिसेंटली, उपर्युक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है और कुछ समय पहले ये न्यूज़ में भी था। तो इसमें से डोनी पोलो विमानपत्तन और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को अभी हाल ही में नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जलवाष्प गैसीय रूप में आर्द्रता होती है, तो ये बात सही है कि जलवाष्प गैस ही होती है।
ये एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि जो जलवाष्प होती है उसकी जो मात्रा होती है वायुमंडल के निचले भागों में अधिक होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाती है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर उच्च दाब की और शुष्क परिस्थितियां होती हैं, इसलिए ध्रुवों पर जलवाष्प अधिकतम नहीं होती है, बल्कि ध्रुवों पर जलवाष्प न्यूनतम होती है। अधिकतम जो जलवाष्प होती है वह विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए, और सही पूछा था इसमें 12वें प्रश्न में, तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा या रेंज निम्न है। निम्न है का मतलब है कम है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसे, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। इसका मतलब है दैनिक और वार्षिक तापांतर कम रहता है। वर्ष भर वर्षण होता है, साल भर वर्षा होती रहती है, और वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये किस प्रकार की जलवायु है? ये एनसीईआरटी से लिया गया एक बेसिक क्वेश्चन है, और जो तीनों स्टेटमेंट हैं वे सीधे सीधे कॉपी करके एनसीईआरटी से यहाँ पर रखे गए हैं, और इसका उत्तर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डी इसका उत्तर हो जाएगा। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु, ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर क्या होता है कि तापमान की दैनिक और जो वार्षिक जो रेंज है वह भी कम रहती है। दैनिक तापांतर भी कम रहता है दिन और रात का, और वार्षिक तापांतर भी कम रहता है। साल भर यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा शीत ऋतु में ज़्यादा होती है, और तुलनात्मक रूप से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम होती है। और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम होती है 50 सेंटीमीटर के आसपास, और शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा का जो मान है वह बढ़कर 250 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और इस प्रकार की जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, और डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? कोरियोलिस बल को पहले समझ लीजिएगा। फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जी कोरियोलिस, उन्होंने कोरियोलिस बल की खोज की थी और इसके प्रभाव का पता लगाया था। सामान्य रूप से इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोई भी गतिशील ऑब्जेक्ट उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ये होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर 0 होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये बात सही है। पवन की अगर वेग या पवन की गति अगर अधिक होगी तो कोरियोलिस बल का मान भी अधिक होगा और विक्षेपण भी अधिक होगा। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। ये कोरियोलिस बल के बारे में एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पहले भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। और इसी को कोरियोलिस बल से संबंधित ये जो प्रघटना होती है कि कोई भी गतिशील ऑब्जेक्ट उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, इसे ही फेरेल का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर, किस या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है और सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। तो 21 जून को
जो सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें हैं वे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ती हैं। तो कर्क रेखा और कर्क रेखा के बाद वाले जो भाग हैं उनमें जो दिन की अवधि होती है वह सामान्य से अधिक होती है जून के महीने में। तो इसमें लिखा हुआ है भूमध्य रेखा, गलत हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं प्रत्यक्ष रूप से भी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 21 जून को सूर्य की जो प्रत्यक्ष किरणें पड़ती हैं वे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो कर्क रेखा तो सही है ही। इसके बाद मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा पर भी 21 जून को सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए मकर रेखा भी गलत हो जाएगा। उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त, ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको कहा जाता है उत्तर ध्रुवीय या आर्कटिक वृत्त। और यहाँ पर भी 21 जून को जो दिन की अवधि है वह 12 घंटे से अधिक होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ रही हैं 21 जून को लंबवत, तो कर्क रेखा से उत्तर के जितने भी भाग हैं उनमें जो दिन की अवधि होगी वह 12 घंटे से अधिक की होगी। तो इसमें दो विकल्प सही हो जाएंगे, एक तो कर्क रेखा और दूसरा ये उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। तो इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अब इसमें पूछा है सही उत्तर, तो दूसरा और चौथा इसमें विकल्प सही है। 2 और 4 डी वाला आंसर ये सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है? द्योतित करता को इंग्लिश में जो वर्ड लिया गया है डिनोट्स, या प्रतिबिंबित करता है या बताता है, सामान्य सा मतलब ये हो गया इसका। अमेजन बेसिन, और बी है कांगो बेसिन, सी है किकोरी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कांगो बेसिन। कांगो बेसिन का जो क्षेत्र है वह आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। पीठ भूमि या आर्द्र भूमि के बारे में पूछा गया है। पीटलैंड, पीटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि या दलदली भूमि। तो कांगो बेसिन का जो क्षेत्र है वह ही एक बड़ी आर्द्र भूमि है। अगला प्रश्न है कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरोएल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों के संदर्भ में PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PFAS या फिर पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, ये बात भी सही है, उनका जैव अपघटन नहीं हो पाता। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। क्योंकि वे निम्नीकृत नहीं होते हैं, इस वजह से जो जंतु उनके संपर्क में आते हैं तो उनमें बायो एक्युमुलेशन भी होता रहता है और इस वजह से उनमें उनका सांद्रण, उन जंतुओं में, उन जीवों में PFAS का सांद्रण बढ़ता चला जाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसमें उत्तर हो जाएगा डी। डी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराविड वीटल्स, इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में भी लिखा है कैराविड वीटल्स, हिंदी में लिखा है कांतर या सेंटीपीड्स, मक्खियां, दीमक और बर्र या वास्प्स। अब इसमें पूछा है उपर्युक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याभ जातियां पाई जाती हैं। इंग्लिश में इसे पढ़ लेते हैं। पैरासाइटेड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मैनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर मैंने जब ढूंढा तो मुझे कैराविड बीटल्स भी मिला, इसके अलावा फ्लाइज, मक्खियाँ भी मिला और बास्प,
बर भी मिला। सेंटीपीड्स और दीमक में पैरासाइटिड स्पीसीज नहीं पाई जाती हैं। तो 3 विकल्पों में पैरासाइटिड स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसमें पूछा है उपर्युक्त जीवों के कितने प्रकार में केवल 3 में पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। और नीचे प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने मटर कुल या फैमिली के हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। ये तीनों ही मटर कुल के ही ये पौधे हैं। मूंगफली भी, कुल्थी या हॉर्स ग्राम भी और सोयाबीन भी, तीनों ही ये पी फैमिली के ही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग की एरर है, इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। इसे एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बात सही है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली गिलहरी को पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन 2 है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। ये जानकारी सही नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। नहीं, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फलों को खाती है और जो फूल वगैरह होते हैं उनसे जो मकरंद मिलता है उस पर सर्वाइव करती है। इसलिए ये वाली जो जानकारी है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, ये जानकारी गलत है। तो इसमें पूछा गया है उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा केवल एक। इसका मतलब हो गया इसका सी विकल्प सही होना चाहिए। यहां पर टाइपिंग एरर है, इसे सी कर लीजिएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीव शिकाडा या साइकेडा, मंडूक फुदक, फ्रॉग हॉपर और ताल बिपर्णी या पॉन्ड स्केटर क्या है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सी कीट हैं, ये इंसेक्ट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं। ये बात सही है, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है उनसे। अनेक च्युइंगमों में गोंद या गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। ये बात भी सही है। और जो प्लास्टिक होता है वह जल्दी उसका अपघटन नहीं होता है, वह डिग्रेडेबल नहीं होता है। इस वजह से ही, इसके चलते ही पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो इसमें कथन की व्याख्या के रूप में प्रश्न को पूछा गया है। तो उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला जंतु। ब्राज़ील और उसके सामने लिखा है इंड्री। इंड्री एक प्रकार का बंदर होता है जो कि ब्राज़ील में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ये मेडागास्कर में पाया जाता है। अगला लिखा हुआ है एल्क, जो कि मध्य एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। मध्य एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में। मेडागास्कर में लिखा हुआ है बोनोबो। बोनोबो मेडागास्कर में नहीं, कांगो के क्षेत्र में पाया जाता है।
तो ये तीनों ही गलत हैं। अब इसमें पूछा है उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, तीनों ही सही सुमेलित नहीं है, डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। लायंस डू नॉट हैव ए पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये बात सही है। कई स्पीसीज होती हैं जिनमें एक पार्टिकुलर सीजन होती है कि उनमें प्रजनन उसी ऋतु में होता है। शेर के मामले में ऐसा नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीतास डू नॉट रोर। ये बात भी सही है, चीता ज़्यादा दहाड़ते नहीं है। अगला प्रश्न है, एडिट कर दीजिएगा। अगला स्टेटमेंट है नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। इंग्लिश में से पढ़ लेते हैं। अनलाइक मेल लायंस मेल लियोपार्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। ये स्टेटमेंट गलत है। नर तेंदुए भी स्मेल के द्वारा ही अपनी टेरिटरी को घोषित करते हैं या उनकी सीमाओं का उससे पता चलता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1 और 2 सही हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। छब्बीसवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स? 100 मिलियन फार्मर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए और नेट कार्बन एमिशन के लिए एक पहल है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें पढ़ लेते हैं। यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। पहला ही स्टेटमेंट सही है, इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम्स दैट आर नेट और जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ये पहला स्टेटमेंट ही सही है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये विकल्प। आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टीय यूनिट। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स उपर्युक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो ऊर्जा उपभोग के क्षेत्रों में ही स्थापित हों और जहाँ पर कम मात्रा में जहाँ पर ऊर्जा का प्रयोग होता है वहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज को यूज़ किया जाता है। तो ये जो चारों जो विकल्प दिए गए हैं ये चारों विकल्प ही डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। बैटरी भंडारण भी, बायोमास जनरेटर भी, फ्यूल सेल्स या ईंधन सेल्स भी और रूफटॉप जो फोटोवोल्टिक पैनल्स लगाए जाते हैं ये चारों ही डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? इसे भी एक बार पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? फिग या अंजीर का ट्री। वास्प है, फिग पर वास्प होते हैं, उन्हीं के माध्यम से अंजीर के पौधे का परागण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? और 3 विकल्प दिए गए हैं, तितली, मत्स्य, मंडूक या मेंढक। हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज, या निम्नलिखित में से कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पॉइजनस स्पीसीज हो सकती हैं? और इसमें तितली, मत्स्य, मेंढक ऑप्शन दिए गए हैं और ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी 3, सी। तितली में भी हो सकती हैं, मछलियों की भी कुछ विषाक्त प्रजातियां हो सकती हैं, मेंढकों की भी हो सकती हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? देशीय वृक्ष का मतलब है कि उनका जो उद्गम स्थान है वह भारत में ही है, भारत के लिए वे नेटिव या स्थानिक प्रजातियां हैं। पहला लिखा हुआ है काजू। काजू ब्राजील का स्थानिक वृक्ष है, भारत का नहीं है। पपीता मैक्सिको का है, भारत का नहीं है। रक्तचंदन आंध्र प्रदेश, भारत में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, इंडिया। तो इसमें से केवल जो तीसरा विकल्प है वह भारत के लिए देशीय वृक्ष है या फिर नेटिव, एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, रक्तचंदन या फिर रेड सैंडर्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं बने रहते हैं, बल्कि वामन तारे या जो ड्वार्फ स्टार्स होते हैं वे जाइंट स्टार्स या बृहद तारों की तुलना में अधिक समय तक बने रहते हैं। जो ड्वार्फ स्टार्स होते हैं उनका अधिक समय तक बना रहना संभव होता है। वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है, ये बात सही है। जो जाइंट स्टार्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो ड्वार्फ स्टार्स की तुलना में अधिक तीव्र गति से होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अब इसमें पूछा है, उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है, डी इसका उत्तर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य में है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है और ये प्रश्न और इससे मिलती जुलती तथ्यात्मक जानकारी कई बार स्टेट पीसीएस में भी मांगी जा चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार या शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। पहले तो मैं आप लोगों को सुमेड पाइपलाइन के बारे में बता दूं कि जो सुमेड पाइपलाइन है वह भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है और मिस्र से होकर जाती है। उसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया और ये सुमेड पाइपलाइन अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में भी थी, खबरों में भी थी। सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार या शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। पहला स्टेटमेंट सही है, यस है। दूसरा है, सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये बात मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी कि लाल सागर से भूमध्य सागर के बीच में है और ये इसका जो मुख्य भाग है वह मुख्यतः मिस्र से होकर गुजरता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह पहले स्टेटमेंट की व्याख्या भी करता है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए विकल्प।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। ये बात सही है। लाल सागर के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। लाल सागर के दोनों ही तटीय भागों में इसी वजह से मरुस्थलीय क्षेत्र भी हैं और लाल सागर में वर्षा कम होने के चलते, बाष्पीकरण अधिक होने के चलते ही वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक किया है ब्रिटानिका वेबसाइट पर। मुझे ये जानकारी भी मिली कि कोई भी सिग्निफिकेंट रिवर लाल सागर में अपना जल विसर्जित नहीं करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि सही पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। वैसे तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि अन्य विकल्पों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीवाश्मी ईंधनों का उपयोग करने वाले जो विद्युत संयंत्र हैं, जो जीवाश्मी ईंधन पर चलते हैं, कोयले पर चलते हैं और गैस, डीजल इत्यादि पर चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वह उन्हीं से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 1 है, साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। पहले तो साहेल क्षेत्र समझ लीजिएगा। जो सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग में साहेल क्षेत्र अवस्थित है और उस साहेल क्षेत्र में माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये सारे ऐसे देश हैं जिनमें अभी तख्ता पलट हुआ है। तो साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। ये बात सही है। हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है। ये बात भी सही है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है, इसीलिए साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। अप्रैल 2024 में ही ये न्यूज़ आई थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता या न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। 2040 तक नहीं, 2030 तक। इसलिए ये जो 2040 लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें पूछा है उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी। तो ये प्रश्न थे जो कि भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी विषय से संबंधित थे और इस बार के प्रश्नों में जो 2023 से पहले का पैटर्न था, उस पैटर्न को ही यूपीएससी ने जारी रखा है। प्रश्नों की प्रकृति को देख के लग रहा है कि इस बार की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि प्रश्न थोड़े सीधे सीधे से हैं और पेपर बहुत ज़्यादा कठिन मुझे नहीं लग रहा है। और आपके परीक्षा के लिए, आपके रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।